अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे वो आईआर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो नेशनलिज्म था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनलिज्म। इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है और आईआर के अंदर इसकी क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या इसको क्यों स्टार्ट किया गया, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे। ओवरऑल इसकी दुनिया के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। तो इंटरनेशनलिज्म ये जो है ये एक आइडियोलॉजी है ऑफ इंटरनेशनल बॉन्डिंग। मतलब कि आप जब नेशंस को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ जब उनके जो ताल्लुकात हैं वो उसवार होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आप ट्रेड ले लें, आप उसके अलावा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हो गई, आप हेल्थ के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो एक टेक्नोलॉजी होती है, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, द एम इज़ टू मेंटेन और डेवलप द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। मतलब कि जो इस टाइम दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, हमने या तो उसको एग्जिस्ट करना है, कोशिश ये करनी है कि उसको मेंटेन करना है और उसको डेवलप करना है। ठीक है। और टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म इन सम वे और द अदर, मतलब कि उसको हमने या चेंज भी करना है तो किसी और तरीके में, लेकिन इस लिहाज से करना है कि जो पीस हो दुनिया के अंदर वो प्रिवेल होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि फिर वॉर्स वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। कोशिश ये करना है कि एक पीसफुल और एक जो है सिक्योर वर्ल्ड उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अगर रूट्स देखें तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं कि फॉर इयर्स जो कंट्रीज पुरसूड देयर नेशनल इंटरेस्ट, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हमने आईआर के तकरीबन कोई एक आध ऐसा होगा लेक्चर जिसके अंदर मैंने इस चीज़ को जो डिस्कस है ना किया हो कि नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो दुनिया के अंदर जो स्टेट्स होती हैं दे आर प्रिंसिपल एक्टर्स, रियलिज्म का कंसेप्ट है। और उन्हीं के मुताबिक ही जो हमने कोशिश ये करनी होती है कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हमने उनको सिक्योर करना होता है। तो फॉर इयर्स कंट्रीज पुरसूड देयर नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने क्या किया फिर उस नेशनल इंटरेस्ट को पुरसू करने के लिए? कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियाँ बनाई, जिस तरह ब्रिटिश की हम कॉलोनी थे पाकिस्तान। उसके अलावा आप देख लें कि अमेरिका ने बहुत सारी अपनी कॉलोनीज बनाई, स्पेन था, जर्मनी था, फ्रांस था, रशिया था। उन सब ने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। वो कर क्या रहे थे? टू पुरसू देयर नेशनल इंटरेस्ट। सिमिलरली कन्फ्लिक्ट्स भी हुए कि दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े भी हुए, वॉर्स हुई। सबसे जो बड़ी मेजर वॉर्स थी वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर हुई, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वियतनाम वॉर हुई। ठीक है। ये मतलब कि मल्टीपल वॉर्स जो हैं वो होती रही। क्यों किया? वॉर्स क्यों हुई? टू पुरसू देयर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये जो कॉलोनाइजेशन थी, कन्फ्लिक्ट्स थे, ये क्या हुए? ये नेशंस की एक फेट बन गया। मतलब कि ओवरऑल दुनिया के ऊपर जो मेजर एक प्रीडोमिनेंट फिनोमिना हो गया वो वॉर रहा। ये हेंस जे मॉर्गन था वो अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के अंदर ये लिखते भी हैं, जो उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए थे उनके अंदर वो कहता है, उसका तीसरा या चौथा प्रिंसिपल है, वो कहता है कि दुनिया के अंदर जो वॉर है वो एक डोमिनेंट रहा है, एक ऐसा फिनोमिना रहा है जो कि डोमिनेंट रहा है। हिटलर हैड ग्लोबल एम्बिशंस, लेनिन एडवोकेटेड द रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन वॉर्स। मतलब कि हर किसी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? रिजल्ट जो आया वो वॉर के फॉर्मेट में नजर आया। ठीक है। तो लेकिन जो इंटरनेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपने ना कोऑपरेशन के अंदर जो कोलैबोरेशन करनी है। मतलब कि वॉर वाली साइड पे ना करें। वो भी थे इंटरनेशनलिस्ट ही। आप हिटलर देख लें या आप लेनिन देख लें, वो क्या थे? वो बेसिकली इंटरनेशनलिस्ट ही थे।
उन्होंने भी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनलिज्म है, जो लोगों के अंदर कॉपरेशन है वो बढ़े, लेकिन किस फॉर्म में? वॉर्स वाली फॉर्म में। मतलब कि आप अलाइंसेस बनाओ, आप फिर टेरिटरीज को जो है वो कनकर करो और उनको अपने साथ मिलाओ, फिर एक्सपेंड करो। जिस तरह ये पहले लिखा भी हुआ है, हिटलर हैड ग्लोबल एम्बिशंस। इसी तरह जो लेनिन था वो भी यही, उसका ये इरादा था कि जो वो रेवोल्यूशन लाया था 1917 के अंदर रशिया के अंदर, उसको वो ओवरऑल दुनिया तक फैलाएगा। वो चाहता था कि दुनिया के अंदर जो निज़ाम हो वो कम्युनिज्म का चले। तो वो दोनों इंटरनेशनलिस्ट ही थे, लेकिन क्या थे? नॉट इन कॉपरेशन। वो उन्होंने सोचा था, लेकिन कॉपरेशन वाली साइड पे नहीं सोचा था। तो इन सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पीस स्टेबिलिटी, सम लीडर्स अटेम्प्टेड टू। अब कुछ लोगों ने ये कोशिश की भी सही कि हम दुनिया के अंदर पीस को प्रिवेल करते हैं या पीस के बारे में कोशिश करते हैं। उनमें एक जो लीडर थे वो थे वुडरो विल्सन। ये होपफुली 14वें प्रेसिडेंट थे शायद ये अमेरिका के। नहीं, 14th नहीं होना, आप इसका नंबर काइंडली देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल ये 1909 से लेकर 1920 तक होपफुली ये रहे हैं, या 1913 से ऑनवर्ड रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्ट जो डेट्स हैं शायद 1930 से ऑनवर्ड ये रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार वन के अंदर यही थे। तो जो 1919 के अंदर ना इन्होंने एक कोशिश की कि इन्होंने ना लीग ऑफ नेशंस बनाने की कोशिश की। इन्होंने तकरीबन 45,000 था या 40,000 था, इतना एक सफ़र किया ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर ये घूमे। इन्होंने 40 के राउंड अबाउट तक तकारीर की और उन्होंने कोशिश किया कि अपने मुल्क को, वो जो अमेरिका था, उसको इसका पार्ट बना सकें। लीग ऑफ नेशन था, और ये जो लीग ऑफ नेशन थी, ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिस तरह हमारी अब आजकल यूएन है। ये यूएन का ऐसे समझ लें कि एक प्रीकर्सर था, एक एम्ब्रियो था ऑफ यूएन। तो इसके होते हुए इन्होंने बनाने की कोशिश ये की कि ये जो होगी ये दुनिया के ऊपर पीस को प्रिवेल करने की कोशिश करेगी। लेकिन लीग ऑफ नेशन फ्लॉप हो गई थी बिकॉज ऑफ जो अग्रेसिव माइंड्स लाइक हिटलर था, या ओवरऑल जितने भी उस टाइम चल रहे थे, स्टालिन हो गया। ठीक है, तो उनकी वजह से लीग ऑफ नेशन जो है वो सरवाइव ना कर सकी। After World War II, the world leaders realized that the appeasement and isolationism was not a viable option. So internationalism was interested. तो जो कोशिश की गई 1939 में, ये आपने पढ़ा भी होगा कि जब जिसकी वजह से जो वॉर थी, वर्ल्ड वॉर टू थी, वो स्टार्ट हुई थी पोलैंड के ऊपर। जो हिटलर था उसने अटैक कर दिया था। हम ये वर्ल्ड वॉर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। तो जब उसने पोलैंड के ऊपर का हमला किया, उससे पहले उसने चेकोस्लोवाकिया उसको वो किया था एक्वायर। तो जितने भी यूरोपियन लीडर्स थे लाइक फ्रांस और यूके, ये गए, उन्होंने जाके हिटलर को कहा कि अब तक जो आपने कर लिया है एक्वायर, ओके है, लेकिन नेक्स्ट अब मूव ना करना। अगर आप नेक्स्ट मूव करोगे तो फिर हम रिटालिएट करेंगे। लेकिन हिटलर वहां पर ये मानने पे तैयार हो गया था कि ओके, मैं यहाँ से आगे मूव नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। तो वो जो अपीजमेंट थी वो भी काम ना आई। ठीक है, और आइसोलेशनिज्म, ये एक कंसेप्ट था, ये 1929 के अंदर ये इमर्ज हुआ था कि जब जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी रिसेशन कहा जाता है, वो हम यूएस हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो उस वक्त भी वो जो ओवरऑल दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक ब्लो आया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो आइसोलेशनिज्म थी। मतलब कि जो कंट्रीज थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गए थे। बेसिकली ये एक रियलिस्ट कंसेप्ट है कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना था, दुनिया के बारे में आप सारा कुछ भूल जाते थे। मतलब कि वो आपने जब भी कोई ट्रेड करनी है तो अपने आप को, अपनी नेशन को सबसे पहले प्रियोरिटी बेस पे रखना है। ये बेसिकली इकोनॉमी का कंसेप्ट है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म या मर्केंटलिज्म, ये हम इंशाल्लाह ताला वो भी अभी नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के हेडर में। तो इंटरनेशनलिज्म जो थी यहाँ से स्टार्ट हुई जब वर्ल्ड वार टू एंड हुई। उसके बाद
जो लीडर्स थे, जो दुनिया के मेजर पावर्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने कुछ इस लिहाज से सोचने की कोशिश की कि अब हमने जो कॉपरेशन तो करनी है, लेकिन कॉपरेशन किस में करनी है? वॉर वाली साइड पे नहीं करनी है। हमने कोशिश ये करनी है कि कॉपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पीस करनी है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, ताकि एक दूसरे के साथ जब लड़ने के तौर पे आए, हम जब लड़ना चाहें, तो हमारी वो जो इंटरडिपेंडेंस है वो हमें रोक दे। ठीक है, तो अगर इसकी स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन देखें तो इमैनुअल कांट। अगर फर्दर हम देखें स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन का, तो उसके अंदर इंटरनेशनलिज्म के ऊपर दो जो मेजर कंसेप्ट्स थे, जो एक मेजर जो नाम कंसिडर किए जाते हैं, कि इमैनुअल कांट इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत आला पाया के ये प्रोफेसर थे। इनके मुताबिक एज मोर स्टेट्स बिकम रिपब्लिक, सिटीजन्स डिमांडेड मोर कॉपरेशन ओरिएंटेड पॉलिसीज। तो इनकी एक जो थ्योरी थी, एक तो इनका कैनेडियन मॉडल भी बहुत हुआ था, फेमस हुआ था, और वो हमने पढ़ा भी था रियलिज्म वाले उसमें। बल्कि ये हमने पढ़ा था लिबरल वाले, जो थ्योरी हमने लिबरलिज्म पढ़ी थी उसके अंदर। तो इन्होंने ये कहा कि जहाँ पर डेमोक्रेसीज होंगी, वहाँ पर पीस जो होगा वो प्रिवेल होगा। तो क्या करें जी, दुनिया को डेमोक्रेटाइज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक तो ये हुआ और ये जो था, ये प्लेटो ने भी कहा था कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं, जो रिपब्लिक्स होती हैं, उन्होंने अपनी बुक जो थी द रिपब्लिक, उसके अंदर उन्होंने शायद ये मेंशन किया था कि दुनिया के अंदर जब रिपब्लिक्स ज़्यादा होंगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो दुनिया के अंदर है पीस है, वो प्रिवेल करेगा। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा कि डिके ऑफ कैपिटलिज्म एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिज्म ब्रॉट ह्यूमन कंडीशंस मोर ब्रॉडली। मतलब कि उनका ये वो कहना था कि जो कैपिटलिज्म है वो एक एक्सप्लॉयटेटिव है, और ये जब तक रहेगा दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट रहेगा। आप कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दें, आप कम्युनिज्म को इंस्टॉल कर दें, दुनिया के अंदर जो है वो एक पीस वो प्रिवेल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो तीन टाइप्स हैं जी: लिबरल इंटरनेशनलिज्म, रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म और हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म। तो इनको थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, ये क्या है? इसके अंदर ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करनी है। वो कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है? टू अचीव ग्रेटर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कॉमन पर्पस कैन एड्स द वेल्थ एंड पीस। मतलब कि आपने जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, आपने जो कलेक्टिव गुड है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। इससे क्या होगा जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को फ्लरिश कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें? पॉलिटिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से अब मैंने इसे डिवाइड कर दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल के अंदर। पॉलिटिकल अगर देखें तो किस तरह आपने करना है जी, लीग ऑफ नेशन, आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, लाइक यूनाइटेड नेशन हो गई, आसियान हो गई, एससीओ होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल इंटीग्रेशन होगी, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब जिस तरह यूएन के अंदर है, दुनिया के अंदर जब भी कोई बड़ा मसला होता है, लाइक कोविड 19 आया, तो वहाँ पर कोवैक्स एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसने बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ठीक है, जैसे ही कोविड आया था। और जब फॉर एग्जांपल कहीं पर वॉर स्टार्ट होती है, तो यूएनएससी, यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल, वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, जब कोई बड़ा कोई मेजर इवेंट होता है, लाइक के कोई एक इशू है जो कि बहुत ज़्यादा, और ये ग्लोबल कंसर्न का इशू है, तो यूएन जनरल असेंबली आगे आती है, वो आके बिल पास करती है, लाइक जिस तरह इस्लामोफोबिया एक्ट अभी पास हुआ। तो ये क्या है? ये बेसिकली कोऑपरेशन हो रही है, इंटरनेशनलिज्म हो रही है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म के अंदर, अंडर द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बनी हैं, इसलिए इसको लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आसियान है, वो भी एक ईस्ट एशियन नेशंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी बेसिस जो पर्पस है वो क्या है? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सिमिलरली ये जो साउथ एशिया के अंदर एससीओ बनी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द लीडरशिप ऑफ चाइना, रशिया। तो ये भी, इसका भी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इंटरनेशनलिज्म। उसके अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, साउथ साफ्टा, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ
एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूएसएमसीए, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, इनका आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे वो इस फोल्डर में आ जाएंगे। वो क्या हैं बेसिकली, वो एक इंटरनेशनलिज्म है, इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म को वो करते हैं। सिमिलरली अगर हम सोशल वाली साइड पे देखें तो वर्ल्ड्स विजन, ये नहीं है कि एक नेशनल विजन, नो, वी विल बी सेइंग हियर कि वर्ल्ड्स विजन, के दुनिया क्या चाहती है, ठीक है, दुनिया के लिए क्या बेनिफिट है। वुमेन राइट्स की बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, हम जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं लाइक एड्स हो गया, लाइक सार्स कोविड हो गया, उसके अलावा एबोला हो गया, सार्स हो गया, उसके अलावा पोलियो हो गया, हम इनको ख़त्म करने की बात करेंगे दुनिया के अंदर। हम इस तरह की पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात करेंगे, हम जो एसडीजीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके जो सपोर्टर्स थे वो क्या थे, कोऑपरेशन एंड बेनिफिशियल म्यूचुअली, मतलब कि आप कोऑपरेट करें लेकिन क्या करें, आप बेनिफिट करें सबको, और म्यूचुअली सबको बेनिफिट हो। और क्रिटिक क्या था कि इसके ऊपर जो क्रिटिक थी वो ये थी कि जो वेल ऑफ नेशंस होंगी वो जो हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है या वो ज़्यादा सर्व की जाती हैं। दूसरी है जी हेजीमोनिक इंटरनेशनलिज्म। ये बेसिकली एक ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह जो हमने न्यो रियलिज्म को का कंसेप्ट पढ़ा था कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो अनार्किक है, और एट द एंड दुनिया के ऊपर कोई ना कोई एक इंटरनेशनल ऑर्डर होता है। जिस तरह अभी जो इस टाइम चल रहा है वो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तकरीबन अब कंसीडर किया जाता है, बल्कि मल्टीपोलर कंसीडर किया जाता है, बिकॉज नाउ देयर आर मल्टीपल पार्ट्स लाइक रशिया, यूएस, चाइना, ठीक है, इंडिया भी इमर्ज हो रहा है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो 1991 से पहले दो मेजर पावर्स थी, यूएस और रशिया। उससे पहले अगर देखें 1945 से पहले तो फिर बहुत सी पावर्स थी, जिस तरह जर्मनी, रशिया, उसके अलावा मतलब कि यूएस हो गया, ब्रिटिश, फ्रांस, ये सारी थी। तो पहले हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में थे, फिर हम बाइपोलर वर्ल्ड में आए, 1991 से ऑनवर्ड हम यूनिपोलर वर्ल्ड में आए, लेकिन 2010 से होपफुली ऑनवर्ड हम जो है अगेन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इंटर हो चुके हैं। तो हेजिमोनिक जो इंटरनेशनलिज्म है वो भी बेसिकली यही कहता है कि स्टेट्स जो होती हैं, दुनिया का जो सिस्टम है वो अनार्किक है, स्टेट्स के पास जो पावर्स हैं वो अनइक्वल हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, डैमेज इन्फ्लिक्टिंग कैपेबिलिटीज हैं उनके पास, ठीक है। ये जो दीज हेजीमोनिक इम्पैक्ट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये इंटरनेशनलिज्म को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, और जो शेप ऑफ द वर्ल्ड है उसको चेंज करने के अंदर काफ़ी रोल प्ले करते हैं। लाइक किस तरह जी, अब यूएस था, उसने जो अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, कैपिटलिज्म हो गया या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, उसने क्या किया, दुनिया को एक जो इंग्लिस्तान बना दिया, मतलब कि अभी इस टाइम इंग्लिश इज डोमिनेटेड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। उसके बाद आप देखें तो डॉलर है, दुनिया को डॉलराइज कर दिया उसने। उसके बाद दूसरा देखें तो यूएन के अंदर वीटो पावर का कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्या किया उसने, उसने अपने आप को, वो जो बात की थी ना पहले के वेल ऑफ नेशंस जो होती हैं वो ज्यादा सर्व की जाती हैं, इसी तरह हेजीमोन होने की वजह से ये जो हेजीमोनिक इंटरनेशनलिज्म है, अब दुनिया के अंदर कॉपरेशन तो हो रही है। लाइक अगर आप अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक अटैक की वजह से आ जाते हैं और 20 साल यहाँ पर रहते हैं, और आप अकेले नहीं आते, आप अपने साथ 30-32 मुल्क लेके आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली इंटरनेशनलिज्म थी, कॉपरेशन थी, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ वॉर। लेकिन हमने क्या करना था, हमने पीस वाली साइड पे जाना था। तो हेजेमोनिक जो इंटरनेशनलिज्म है, इट इज़ नॉट सूटेबल। उसके बाद ओआईसी की बात की है कि वो भी एक सिर्फ मशीन बन के रह गई है, वो जो एक जो उसने करना था वो प्रॉपर नहीं कर रही। सार्क, इंडियन हेजेमोनिक एस्पायरेशंस हैव मेड इट टूथलेस। तो दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो किस वजह से फेल हो चुके हैं, हेजेमोनिक इंटरनेशनलिज्म की वजह से। आप दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें, उसके अंदर कोई ना कोई हेजेमोन है, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर रोल प्ले करती हुई नजर नहीं आ रही। तीसरी जो इंटरनेशनलिज्म की टाइप है वो है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म। इसके अंदर क्या करते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स विद इन सोसाइटीज आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। ऐसा ही है, ये हम यूएस हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे।
ईरानियन रेवोल्यूशन के साथ भी इसी तरह हुआ। तो रेवोल्यूशनरी जो इंटरनेशनलिज्म है वाज नॉट ऑलवेज वायलेंट। लाइक किस तरह जी आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, या जब आप फेमिनिज्म की बात कर सकते हैं, तो ये सारी क्या थी, ये वायलेंट नहीं थी। कुछ ऐसे रेवोल्यूशन थे, लाइक जिस तरह रशियन रेवोल्यूशन हो गया, ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया, वो थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो कुछ थे, वो वायलेंट थे। लेकिन जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं वो जो होते हैं वायलेंट नहीं होते, कुछ उनमें नॉन वायलेंट भी होते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेशनलिज्म है, अब डेमोक्रेसी हो गई, इक्वलिटी हो गई, रूल बेस्ड वैल्यूज हो गई, ये सारी जो चीजें हैं, वो इंटरनेशनलिस्ट ये कहते हैं कि आप अगेन रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज्म को यूज करें, लेकिन किस तरह, पीस के लिए, टू रूट आउट द टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, टू रूट आउट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो सारी चीजें हैं, और आप किस चीज के लिए काम करो, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए, आप इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें, और पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये थी हमारी इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म आईआर का एक कंसेप्ट है जो कि ये कहता है कि आप जस्ट पीस वाली साइड पे कोऑपरेट करें, आप वॉर को साइड पे कर दें। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम और आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। Hopefully it will be helpful for you in your overall journey. With these words, I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz.